नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति सेलेक्टर नोट्स। यह देखें तो आईएएस पीसीएस परीक्षाओं के अनुरूप पूर्वालोकन संगत प्रस्तुति है समसामयिक घटना चक्र की 2025 एडिशन से देख सकते हैं। आईएएस मीन्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज यानी यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं। इसके बाद पीसीएस यानी एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें महत्वपूर्ण पे देखें तो यूपीपीएससी की परीक्षाएं, जिसमें अपर पीटी एग्जाम 2025, मेंस एग्जाम 2024, आर एग्जाम 2023, बीपीएससी पीटीओ मेंस एग्जाम्स, एमपीएससी पीटीओ मेंस एग्जाम्स, आरपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही यूपीट्रिपलएससी, एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। और सिलेक्टेड नोट्स का यह जो अंक हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत, इसमें जो हम देखेंगे वह मध्यकालीन भारत को देखेंगे। इससे पूर्व देखें तो जो है आधुनिक भारत, प्राचीन भारत पर सिलेक्टेड नोट्स के लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आधारित। वहाँ से आप देख सकते हैं तो इस अंक में सिलेक्टेड नोट्स जो होगा भारतीय इतिहास का वह मध्यकालीन भारत पर आधारित होगा। तो इसमें ये सारी जानकारी है, इसको देख सकते हैं। अनुक्रम रेखा इसके अंतर्गत देखें मध्यकालीन भारत के अंतर्गत, तो ये टॉपिक इसके अंतर्गत निहित है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत जिसमें गुलाम वंश, ये सारे शासक इसमें हैं। इसके बाद खिलजी वंश देखें, खिलजी वंश के अंतर्गत ये सारे शासक रहेंगे, समय यह दिया गया है। इसके बाद तुगलक वंश और उनके शासकीय हैं, सैयद वंश शासकीय उनके हैं, लोदी वंश उनके शासकीय हैं। सल्तनत का विघटन इसके बाद है। इसके बाद यहाँ देखें दक्कन के प्रांतीय राजवंश बहमनी राज्य समय दिया है, उनके शासक हैं। विजयनगर साम्राज्य, उनके शासक दिए गए हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था महत्वपूर्ण टॉपिक होगी। इसके बाद देखें तो यह आपका सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था है। सल्तनत काल में कला एवं संस्कृति है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो प्राचीन भारत में कला और संस्कृति को हमने देख लिया है। स्थापत्य कला, मूर्ति कला और मंदिर इत्यादि शैलियों पर महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्राचीन भारत पर उस पर अपलोड की जा चुकी है, महत्वपूर्ण टॉपिक आप देख सकते हैं। लेकिन जो है सल्तनत काल में भी हम देखेंगे, सल्तनत कालीन भाषा और साहित्य को देखेंगे। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन, यह कल के ही लेक्चर में इसको अपलोड किया गया है। इसमें देखें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, उसके बाद के जो भक्ति आंदोलन थे उस पर एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर अपलोड की जा चुकी है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद यानी मध्यकाल में भी अलग से हम देखेंगे। इसके बाद मध्यकालीन सूफी आंदोलन, इस पर भी चर्चा की गई है कल के लेक्चर में, आप देख सकते हैं। इसके बाद सल्तनतकालीन त्रिस्तंभ, जिसमें अल बुरूनी, अमीर खुसरो और इब्न बतूता शामिल हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास स्रोत हमने चर्चा की, उस प्रकार से मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत में प्रमुख विदेशी यात्री, उनके यात्रा वृत्तांत, यानी ये सारे देखें तो मध्यकालीन विदेशी यात्री हैं और उनकी यात्रा वृत्तांत पर हम चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत हमने चर्चा कर लिया था। इसके बाद यहाँ देखें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन है। इसके बाद मुगल वंश है और मराठा शक्ति का उत्कर्ष। इस लेक्चर में हम आखिरी को ही शुरू करने जा रहे हैं, यानी मराठा शक्ति का उत्कर्ष को हम देखेंगे, जिसमें शिवाजी, संभाजी, राजा राम और शिवाजी द्वितीय महत्वपूर्ण होंगे और उनके जो भी कार्य हैं मराठा शक्ति के उत्कर्ष के संदर्भ में, वो इस लेक्चर यानी इस अंक में हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें देखें तो मत भिन्नता दर्शाने वाले तथ्यों के स्पष्टीकरण हेतु पुस्तक में प्रयुक्त स्रोतों की सूची यहाँ पर दी गई है। जहाँ पर विभिन्नता होगी यानी जहाँ विभिन्न मत होंगे, उनके लिए यहाँ पर ये स्रोत जो इन स्रोतों के माध्यम से उसको प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में भी यही दशा थी, क्योंकि वहाँ पर एक तथ्य से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, वहाँ विवाद की स्थिति बनी रहती है। उसी तरह से कुछ पार्ट जो हैं मध्यकालीन भारत में भी इस प्रकार से आते हैं जहाँ विवाद की स्थिति विभिन्नता देखने को मिलती है। हालांकि आधुनिक भारत में ऐसी विभिन्नता नहीं है, नगड़ के बराबर है, लेकिन यहाँ पर मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत में ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसके स्रोत यहाँ पर दिया गया है। इस लेक्चर में देखें तो मध्यकालीन भारत का इतिहास भी समाहित है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण का भी इसमें टॉपिक है, लेकिन इस अंक में हम इस लेक्चर में नहीं इसको कवर करेंगे। इसके बाद यह देखें तो वंशों का भी है, सैयद वंश का भी इसमें क्रम दिया गया है। इसके बाद लोधी वंश का भी है, इस लेक्चर में नहीं, किसी नेक्स्ट लेक्चर में इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। सल्तनत काल का विघटन इत्यादि भी इसमें शामिल है। इस लेक्चर में हम मराठा शक्ति के उत्कर्ष के बारे में देखेंगे, जिसमें शिवाजी की शासन प्रणाली या इत्यादि सब जानकारी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अन्य सोर्स से जो है इसके संक्षिप्त नोट्स को समझ लेते हैं। जीएस वर्ड के नोट्स को इसको कवर करते हैं। शिवाजी या मराठा राज्य को पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद शिवाजी को इसमें देखें। तो मराठा राज्य यहाँ पर है, इसका संक्षिप्त नोट्स है। तो इसमें देखें मराठों का उद्भव औरंगजेब के काल की महत्वपूर्ण घटना थी, यानी मराठों का उद्भव औरंगजेब के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। 1678 ईस्वी में जिंजी का किला जीता, अंतिम विजय, यानी 1678 ईस्वी में जिंजी का किला जीता, अंतिम विजय। चौथ देखें यानी 1/4 एवं सरदेशमुखी 1/10 नामक कर लगाया। इसके बाद शिवनेर के किले में 1627 ईस्वी में जन्म, 1680 ईस्वी में मृत्यु। ये सारी जानकारी शिवाजी के बारे में जारी ध्यान देना इसमें है। इनका जन्म शिवनेर के किले में 1627 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई। राजधानी इन्होंने जो बनाया उसको देखें तो राजधानी आपका राजधानी रायगढ़ 1665 में बनाया इन्होंने। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में राजाभिषेक, काशी विद्वान गंगा भट्ट, यहीं पर छत्रपति की उपाधि निर्धारण की। इसके बाद देखें तो यह है, यानी इसको ध्यान देना है, चौथ 1/4वां हिस्सा था और सरदेशमुखी 1/10वां हिस्सा था, जो कि कर लगाए गए थे। आगे इसमें देखते हैं तो यह है 1657 ईस्वी में अहमदनगर जुन्नार पर आक्रमण के समय औरंगजेब का सामना किया। शिवाजी पर धारकरी संप्रदाय के गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था, यह भी ध्यान देना है। इसके बाद देखें तो 1664
और 1670 में सूरत को लूटा शिवाजी ने। पुरंदर की संधि 1665 जय सिंह और शिवाजी के मध्य, इस संधि के समय मनुची में था। 1659 ईस्वी में बीजापुर से युद्ध हुआ। हिंदव धर्मोद्धारक गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि शिवाजी ने धारण की थी। तो ये शिवाजी का मतलब हमने देखा इसमें कि मराठों को उद्भव औरंगजेब के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। तो औरंगजेब को भी थोड़ा सा इसमें कवर कर लेते हैं। यहाँ औरंगजेब को हम देख सकते हैं, इसका समय देखें तो 1658 से 1707 औरंगजेब का समय है और इसके समय की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। हालांकि पूर्व के अंक में हम इस पर जानकारी दे चुके हैं और आप वहाँ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखा जा सकता है कि इसके समय बहादुरगढ़ का विद्रोह जनवरी 1658 में था। खजवा का युद्ध जनवरी 1959 लिखा है, जबकि ये 1659 होना चाहिए था, गलत प्रिंट हो गया है, में हुआ। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ हुआ। इसको हमने देखा, शिवाजी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद देखें तो इसका जन्म औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में गुजरात दोहार में हुआ। 21 जुलाई 1658 को प्रथम राज्याभिषेक, 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक किया, शाही प्रवेश कहलाया। इसे जिंदा पीर भी कहते हैं। इसके समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। इसके पुत्र अकबर ने विद्रोह किया था, कुरान को शासन का आधार बनाया, संगीत पर पाबंदी लगाया, बीड़ा बजाने में दक्ष था। इसके बाद देखें तो मुहत सीप नामक धर्म एवं सदाचार अधिकारी की नियुक्ति की। जजिया कर, ये भी आपका 1679 होना चाहिए, 1979 प्रिंट कर दिया है। जजिया कर 1679 में पुनः लागू किया। इसके बाद इसके कार्यों में देखें तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद 1679 ईस्वी का निर्माण कराया। इसके काल में जाटों का विद्रोह 1660, तिलपट का युद्ध 1650 से पुनः विद्रोह हुआ। औरंगजेब के काल में चूड़ामन ने भरतपुर राजवंश की नींव डाली। यह दारुल हर्ब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम देश में बदलना चाहता था। कौन? औरंगजेब। आगे देखें तो सामूगढ़ का युद्ध 1658 के बाद औरंगजेब ने आलमगीर उपाधि धारण की। औरंगजेब के दक्षिण के राज्यों जिसमें गोलकुंडा 1627 तक, बीजापुर 1686 का विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया। इसके बाद मुगल प्रशासन को हम देख सकते हैं, यानी मुगल राजस्व की अवधारणा तुर्की मंगोल पर आधारित थे और ये देख सकते हैं। तो ये इसमें हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसमें दारा सिक्कों को भी देखा जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो सबसे विद्वान मुगल शासक था सर ए अकबर, यानी महान रस नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। भगवत गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किया तय कराया। कादरी सिलसिले की मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य रहा। उदारवादी मुस्लिम कहा गया इसको। शाह बुलंद इकबाल उपनाम इसको दिया गया। मज्म उल बहरीन, दो महासागरों का मिलन, सूफी एवं वेदांत विषय पर लिखा इसने। 1655 ईस्वी में शाहजहां ने इसे क्राउन प्रिंस घोषित किया। धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 था। देवराय का युद्ध मार्च 1659 औरंगजेब के साथ उत्तराधिकार को लेकर हुआ। दारा सिकों ने अपना निर्वासित जीवन अलवर के कंकवाड़ी किले में बिताया। तो ये जानकारी दारा सिकों के बारे में एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है दारा सिकों। अब चलते हैं, जो है ये हमने देख लिया थोड़ा सा पृष्ठभूमि को, क्योंकि इसी समय मराठा राज्य की स्थापना होती है। तो पुनः शिवाजी पर लौटते हैं। तो हमने यह देखा कि शिवाजी पर आधारित जो है यह, इसके बाद ये देखते हैं प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली क्या रही है मराठा राज्य में। तो इसमें देख सकते हैं यह आपकी प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली में देश पांडे, यहाँ शुरू करते हैं। देश पांडे जिला अधिकारी होता था। स्वराज मुगलाई प्रांतों की श्रेणियां, स्वराज शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण, मुगलाई शिवाजी द्वारा जीते गए क्षेत्र जो मुगलों के अधीन क्षेत्र थे। शबनीश देखें नागरिक और राजस्व प्रशासन देखता था। मौजा गांव को कहा जाता था। देशमुख देखें तो मामलदार के ऊपर नियंत्रण परगना का प्रमुख होता था। इसके बाद मामलतदार जिले में पेशवा के प्रतिनिधि को मामलतदार कहा जाता था। आदेश मुख्य निर्देश के बाद कुलकर्णी भी था। इसमें भूमि का लेखा जोखा करने वाले को कुलकर्णी कहा जाता था। पाटिल या पटेल ग्राम का मुखिया होता था। इसके बाद मिरासदार जमींदारों को कहा जाता था। ये प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली रही मराठा प्रशासन की। इसके बाद अष्टप्रधान, वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टप्रधान अक्सर पूछता है एग्जाम में कि शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल थे। या अष्टप्रधान ही पूछ देता किस राजवंश से संबंधित है, तो मराठा सम्राट संबंधित है। इसमें देखें अष्टप्रधान में सबसे पहले पेशवा जो था ये प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर जो पेशवा कहलाता था। इसके बाद वाक्या नवीस, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। इसके बाद चिटनीस या सुरु नवीस, राजकीय पत्र व्यवहार देखने वाला चिटनीस या सुरु नवीस कहा जाता है। सुमंत विदेश मंत्री होते थे। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधिकारी होता था। अमात्य राजस्व मंत्री था। सर नौबत सेनापति घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। इसके बाद देखें संभाजी के बारे में देखें तो औरंगजेब के पुत्र संभाजी जो था, औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर को संरक्षण दिया। औरंगजेब से युद्ध किया संभाजी ने। शिवाजी द्वितीय के बारे में देखें तो मां ताराबाई के काल में 4 वर्ष की उम्र में गद्दी बैठा। ताराबाई के समय मराठों का पुनरुत्थान हुआ। खेड़ा की लड़ाई ताराबाई और शाह के बीच में 1707 में हुई थी। इसके बाद अन्य परिचयोपयोगी जानकारी को इसमें देखें तो 1739 में बसीन का युद्ध में बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन छीन लिया था। शिवाजी ने कोंकण विजय के बाद एक शक्तिशाली नौसेना तैयार की थी। पानीपत का तीसरा युद्ध बाजीराव नाना साहब के समय में हुआ था। इसमें थोड़ा जानकारी देखें इसमें तो यह आपका है पालखेड़ा का युद्ध मार्च 1728 बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव फर्स्ट मार्च 1737, उस समय मोहम्मद शाह मुगल शासक था।
नाना फडणवीस यानी इनका नाम देखें पूरा तो बालाजी जनार्दन भानुथा को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव सेकंड था। इसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध देख लेते हैं। तो इसमें देखिए मराठों के तोपखानों का नेतृत्व इब्राहिम खान गर्दी कर रहा था। राजपूत एवं सिखों ने मराठों का साथ नहीं दिया, ध्यान देना है। इस युद्ध में दोआब के रोहिल्ला अफगान था अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अब्दाली का समर्थन किया था। सदाशिवराव भाऊ मराठों का नेतृत्व कर रहा था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुरानी विजेता और मराठों की हार हुई पानीपत का तीसरे युद्ध में। इसके बाद देखना चाहें तो आंग्ल मराठा युद्ध देखें तो यह यानी अंग्रेजों मराठों में युद्ध कौन कौन से हैं। तो प्रथम देखें 1775 से 1782 हुआ, यह सालवाई की संधि समाप्त हुआ। द्वितीय देखें तो 1803 से 1805 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, यह देवगांव की संधि से समाप्त हुआ। इसमें भोसले सुरंजी अर्जन संधि यानी सुरंजी अर्जन संधि, सिंधिया राजपुर घाट संधि होलकर के साथ की गई। इसके बाद तृतीय मराठा युद्ध 1718 से 1719 मराठा शक्ति समाप्त हुआ, सतारा राज्य का गठन हुआ। इसके बाद हालांकि इस पर पूर्व के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, यहाँ भी देख सकते हैं ये उत्तरवर्ती मुगल एवं अन्य राज्य यहाँ दिए गए नोट से यहाँ देखा जा सकता है। शाह आलम सेकंड यानी अली गौहर जिसको कहा जाता था कि शासनकाल के समय प्रचलित कथन है कि इसका शासन दिल्ली से पालम तक सिमट गया था। इसके बाद जो है यह उत्तरवर्ती मुगल एवं अन्य राज्य हैं यानी उत्तरवर्ती मुगल कार्य राज्य जो शासक हुए हैं 11 महत्वपूर्ण उनको देख सकते हैं, महत्वपूर्ण न हुए हैं लेकिन कुल मिलाकर 11 थे। 6 मुगल शासक देखें तो 6 सबसे महत्वपूर्ण हैं जिसका संस्थापक बाबर रहा है और आखिरी महत्वपूर्ण में औरंगजेब रहा। उसके बाद जो विघटन हुआ तो उत्तरवर्ती मुगल के काल से कहलाया। तो इतने सब इसमें दिए गए और जो राज्य इसमें नवीन राज्यों का गठन हुआ वो भी आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखा जा सकता है कि स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना, इसके बाद हैदराबाद की स्थापना, इसके बाद जो है अवध की स्थापना, रोहिलखंड इत्यादि की स्थापना इसमें दिया गया। और इसमें उत्तरवर्ती मुगल जो राज्य पर हम चर्चा कर चुके हैं, आप देखना चाहें तो पुनः इसको देख सकते हैं, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। चलिए अब जो है समसामयिक घटना चक्र के नोट्स पर लौटते हैं। चलिए इसमें समसामयिक घटना चक्र का जो नोट था सिलेक्टर नोट था इसको कवर करते हैं, लेकिन जीएस वर्ड के जो संक्षिप्त नोट्स है उसको हमने समझने का प्रयास किया था। इसके बाद देखते हैं इसमें तो कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद शिवाजी ने कोंकण प्रदेश पर को अपना अधिकार कर लिया, किंतु जंजीरा को जीतने अथवा सीधियों को अपने आधिपत्य में लेने में असफल रहे। 1677 और 78 ईस्वी में शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान कर्नाटक अभियान था। इस अभियान में शिवाजी ने जिंजी, मदुरई, बेल्लूर तक कर्नाटक और तमिलनाडु को लगभग 100 किलों को जीत लिया। शिवाजी ने जिंजी को अपनी दक्षिणी भाग की राजधानी बनाया। शिवाजी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं, हालांकि उस पर चर्चा हमने जीएस वर्ड के नोट्स में संक्षिप्त नोट में कर लिया, लेकिन शिवाजी के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देखें तो इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ सिवनी दुर्ग में। इनके पेरेंट्स में इनके पिताजी जो थे यानी फादर जो थे वो साजी भोसले जी थे और माता का नाम इनकी जीजाबाई था। इनके गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक गुरु इनके गुरु रामदास जी थे। इनकी पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने 1665 ईस्वी में अफजल खां की हत्या कर दी जो बीजापुर के सुल्तान का योग्य सेनापति था। इसके बाद देखें तो पुरंदर की संधि शिवाजी ने की थी 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। इसके बाद 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया था। और इसमें जो हम क्रम देखेंगे तो सबसे पहले शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक है इनके बारे में देखेंगे। इसके बाद संभाजी रहे यानी शिवाजी के बाद संभाजी रहे, संभाजी के बाद राजा राम रहे, इसके बाद शिवाजी द्वितीय रहे, इसके बाद शाहू रहे, शाहू के प्रथम पेशवा। इसके बाद पेशवाओं का जो कार्यक्रम शुरू होता है यानी शाहू तक यह रहे। इसके बाद पेशवा जाते हैं। शाहू के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे 1713 से 1720 तक। इसके बाद बाजीराव प्रथम रहते हैं 1720 से 1740 तक। इसके बाद बाजीराव आते हैं 1740 से 1761 तक। नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है बाजीराव को। इसके बाद आखिरी में देखें तो माधवराव नारायण प्रथम होते हैं 1761 में पेशवा बने थे यानी इन्हीं के समय देखें तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था उसको हमने देख लिया था। हालांकि ये जो नाना साहब रहे उनके समय में क्योंकि 1761 तक उनका समय रहा। चलिए जल्दी से अब देखते हैं शिवाजी के प्रशासन को जल्दी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखें शिवाजी की शासन प्रणाली को देखें। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः यानी शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः दक्षिण राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी। शिवाजी का साम्राज्य दो भागों में विभक्त था, स्वराज अपना राज्य अथवा मुल्क एक कादिम पुराना प्रदेश। भूमि का वह अनिश्चित क्षेत्र जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था तथा जिससे चौथ वसूल किया जाता था और वह शिवाजी की प्रशासन की सीमा में नहीं था यानी चौथ वसूल किया जाता था। शिवाजी ने उच्च पदों पर हिंदुओं को नियुक्त कर राजभाषा के रूप में उर्दू और फारसी की जगह मराठी का प्रयोग किया, ध्यान देना है। रघुनाथ पंडित हनुमंते के निरीक्षण में हुए विशेषज्ञों द्वारा राजव्यवहार कोश नामक शासकीय शब्दावली का शब्दकोश तैयार कराया गया। राजा छत्रपति देखें यानी राजा जो था छत्रपति कहलाता था। यह प्रबुद्ध संपन्न निरंकुश शासक था। यह राज्य का अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश था, सेनापति था। इसके बाद अष्टप्रधान आते हैं जिसको हमने देख लिया था संक्षेप में। यहाँ देखें तो अष्टप्रधान शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी अथवा मंत्री थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था। यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह प्रत्येक मंत्री से प्रत्येक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह ले।
उनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ये अष्टप्रधान शिवाजी के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इन अष्टप्रधानों में पेशवा की स्थिति कुछ श्रेष्ठ थी, परंतु शेष अन्य प्रधान किसी भी प्रकार उनके अधीन न थे। उनमें से प्रत्येक का उत्तरदायित्व केवल शिवाजी के प्रति था। इसके बाद देखें अष्टप्रधान परिषद, देखें पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, यह राजा का प्रधानमंत्री होता था। इसका कार्य देख लेते हैं। संपूर्ण राज्य में शासन की देखभाल करना, राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल करता था। इसके बाद मजूमदार अथवा अमात्य को देख लेते हैं। यह वित्त एवं राजस्व मंत्री था। कार्य इसका देखें राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना था, राजा को उससे अवगत कराना। इसके बाद वाक्य नवीस अथवा मंत्री था। इसकी स्थिति वर्तमान गृह मंत्री की भांति थी। कार्य राजा के दैनिक कार्यों के लिए विबद्ध करना था, दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखना होता था वाक्य नवीस अथवा मंत्री का। इसके बाद देखें सुरु नवीस अथवा सचिव, इसका कार्य देखें राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना था, परिगणों की आय व्यय की देखभाल करना इसका होता था। इसके बाद सुमंत अथवा दबीर देखें, यह राज्य का विदेश मंत्री था। कार्य इसका देखें राजा को संधि अथवा युद्ध के बारे में सलाह देना, विदेशों से समाचार प्राप्त करना, विदेशी राजदूतों की देखभाल करना, अपने राजदूतों को विदेशों में भेजना। इसके बाद देखो सेनापति अथवा सर ए नौबत, यह प्रमुख सेना नायक होता था। कार्य इसका देखें सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि की व्यवस्था करना। पंडित राव यानी सद्र था, यह धर्म मंत्री था। कार्य इसका राजा की तरफ से विद्वान ब्राह्मणों को दान देना, धार्मिक कार्यों को सुनिश्चित करना। इसके बाद न्यायाधीश देखें, यह मुख्य न्यायाधीश होता था। 8वां इसमें न्यायाधीश है, यह मुख्य न्यायाधीश होता था। इसका कार्य देखें तो यह है राज्य में समस्त दीवानी फौजदारी के मामलों का निपटाना। न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर, ध्यान देना है, न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर सभी मंत्रियों को सेना संचालन और आक्रमण में भाग लेना पड़ता था। सर ए नौबत को छोड़कर अन्य पदों पर ब्राह्मण ही नियुक्त हो सकते थे, यानी सर ए नौबत को छोड़कर अन्य पदों पर ब्राह्मण ही नियुक्त हो सकते थे, ध्यान देना इस बात को। इसके बाद प्रांतीय शासन देखें, शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 3 प्रांतों में बांटा था। इसके स्रोत देखें तो प्रोफेसर हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग 2 के अनुसार शिवाजी का साम्राज्य 3 प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत राज प्रतिनिधि यानी वायसराय के अधीन होता था। प्रांतों, सूबों को जिलों जिसको महल करते थे, और फिर परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया था। पुनः परगनों को तरफ और मौजों में विभक्त किया गया था। स्वराज प्रदेश सीधे शिवाजी के अधीन आता था। सेना देखें, सेना का मुख्य भाग घुड़सवार था, पैदल सेना थे। घुड़सवार सेना 2 भागों में बटी थी। घुड़सवार सेना 2 भागों में बटी थी, पहला बरगीर, दूसरा सिलेदार। पागा या शाही घुड़सवारों को बरगीर कहा जाता था। इन्हें राज्य की ओर से शस्त्र दिए जाते थे। पागा घुड़सवार सेना का नियमित संगठन था। सिलेदार देखें स्वतंत्र सैनिक होते थे जो अपने घोड़े तथा शस्त्रों का स्वयं प्रबंध करते थे। सिलेदार ध्यान रखना कि स्वतंत्र सैनिक थे जो अपने घोड़ों तथा शस्त्रों का स्वयं प्रबंध करते थे। मलावी सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। शिवाजी ने कोबाला, कल्याण एवं भिवंडी में नौसेना का भी निर्माण किया। यह जल बेड़ा 2 भागों में विभक्त था। नौसेना प्रमुख को सरखेल कहा जाता था। ध्यान देना है कि नौसेना प्रमुख क्या था? सरखेल था। राजस्व प्रशासन देखें जल्दी से, तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने भूमि को ठेके पर लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। भूमि की पैमाइश के लिए रस्सी के स्थान पर काठी या जरी का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद देखें तो आरंभ में शिवाजी ने पैदावार का 33% यानी 1/3 या 1/3 भाग लगान वसूल किया, परंतु बाद में स्थानीय करों को माफ करने के बाद इसे बढ़ाकर 40% कर दिया। शिवाजी ने किसानों को 40 स्थानीय करों से मुक्त कर दिया था। राजस्व नगद तो अन्य दोनों ग्रुप में लिया जाता था। शिवाजी के निर्देश पर 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तों ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया था। लगान व्यवस्था के लिए शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में बांटा गया था। पुनः प्रांतों को तर्फ या मौजों में बांटा गया था। तर्फ का प्रधान कारकुन था, प्रांत का अधिकारी सूबेदार था। कई प्रांतों के लगान की देखभाल करने वाले अधिकारी को सर सूबेदार कहा जाता था। इसके बाद संभाजी को देख लेते हैं, दूसरे महत्वपूर्ण जो इस साम्राज्य में, मराठा साम्राज्य में। तो ये संभाजी देखें तो इनका समय जो है 1680 यानी शिवाजी के बाद आता है, 1680 से 1679 ईस्वी। इनके बारे में देखें तो संभाजी शिवाजी का सबसे बड़ा पुत्र था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात नवगठित मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गई। शिवाजी की दो पत्नियों से उत्पन्न 2 पुत्रों संभाजी और राजाराम के बीच उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न हो गया। अपनी मृत्यु के अवसर पर शिवाजी ने संभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर रखा था। संभाजी राजाराम को गद्दी से उतारकर सिंहासन रूढ़ हुआ। संभाजी आरंभ से ही अभिमानी, क्रोधित था, भोगविलासी था। एक ब्राह्मण कवि कलश संभाजी के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। 1681 में संभाजी औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दिया था, यानी शरण दिया। औरंगजेब ने संभाजी को कैद कर उसकी हत्या कर दी। उसकी राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया था। उसके पुत्र शाहू और पत्नी यशुबाई को गिरफ्तार कर रायगढ़ किले में कैद करवा दिया। इसके बाद राजाराम को देखें, यह रहा 1689 से 1700 ईस्वी तक। इसमें देखें संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा मंत्रिपरिषद ने उसके सौतेले भाई राजाराम को गद्दी पर बैठाया। राजाराम अपने आप को शाहू संभाजी का पुत्र का प्रतिनिधि मानता था। राजाराम मुगलों के आक्रमण के भय से रायगढ़ का किला छोड़कर जिंजी चला गया। जिंजी में राजाराम ने राजा की उपाधि धारण की थी। जिंजी के बाद 1699 ईस्वी में सतारा मराठों की राजधानी बनी। रामचंद्र पंत और प्रहलाद निराजी राव जी राजाराम के योग्य सलाहकार थे। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हुई थी। इसके बाद देखें शिवाजी सेकेंड, ये आपका 1700 से 1708 ईस्वी तक का शासन रहा। तो राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर स्वयं उसकी संरक्षक बन गई। उसने मुगलों संघर्ष जारी रखा था। रायगढ़, सतारा और
सिंहगढ़ किलों को मुगलों से जीत लिया। परशुराम त्रयंबक, धनजी यादव और शंकर जी नारायण ताराबाई के राजकाज में उसकी सहायता करते थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के पश्चात मराठों को गृह में फंसाने के उद्देश्य से संभाजी के पुत्र शाहू जी को मुगल कैद से आजाद कर दिया गया। बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहू ने खेड़ा के युद्ध, ध्यान देना है, बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहू जी ने खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को पराजित कर सतारा को अधिकार कर लिया एवं स्वयं मराठा छत्रपति बनाता सतारा को अपनी राजधानी बनाया। विशेष में देख लेते हैं तो विशेष से शिवाजी ने रायगढ़ को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, यानी शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय ने सूरत को लूटने के उद्देश्य से उस पर 2 बार आक्रमण किया, प्रथम बार 1664 ईस्वी में तथा द्वितीय बार 1670 ईस्वी में। यानी शिवाजी द्वितीय के बारे में बल्कि शिवाजी के ही बारे में बताया जा रहा है क्योंकि कालक्रम वही है। शिवाजी ने रायगढ़ को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। शिवाजी ने सूरत को लूटने के उद्देश्य से 2 बार आक्रमण किया, प्रथम बार 1664 ईस्वी में तथा द्वितीय बार 1670 ईस्वी में। यानी शिवाजी के बारे में शिवाजी द्वितीय का समय नहीं है। इसके बाद देखें तो यह है रुपया, लारी और टका छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थीं। मोडी एक लिपि थी जिसका प्रयोग मराठा विलेखों पर पत्रों में किया जाता था। मराठा काल में सरंजामी प्रथा, ध्यान देना इस प्रथा को, सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जमींदारों को सरंजामी भूमि उसके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य का, ध्यान देना है कि किसके राज्य को डाकू कहा गया, तो शिवाजी के राज्य को कहा गया। और कौन कहा, तो इतिहासकार स्मिथ ने कहा, यह ध्यान देना इसमें। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था। राजा राम ने अपने शासनकाल 1689-1700 ईस्वी में प्रतिनिधि नामक एक नए पद का सृजन किया था। पद क्रम में पेशवा का पद प्रतिनिधि के बाद आता था। पुतलीबाई शिवाजी की पत्नी थी जो शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। इसके बाद देखें सेना को संगठित करने वाला नामक एक पद का सृजन शाहू जी ने किया था। इस पद पर सर्वप्रथम बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया गया था। मराठी भाषा का राज व्यवहार कोश शिवाजी के निर्देशन में रघुनाथ पंडित हनुमंत ने तैयार किया था। इसके बाद मराठा छत्रपति शासक को देख सकते हैं। मराठा छत्रपति शासक जो इसमें सबसे पहले देखें शिवाजी, इनका समय 1627 से 1680 ईस्वी तक रहा। इसके बाद संभाजी आते हैं, यानी शिवाजी के बड़े पुत्र, इनको हमने देख लिया। इनका समय 1680 से 1689 रहा, 9 वर्ष तक रहा। इसके बाद राजा राम, इनके जो है सौतेले भाई रहे संभाजी के, तो राजा राम आते हैं 1689 से 1700 ईस्वी तक। इसके बाद आखिरी जो है शिवाजी आते हैं, यानी औरंगजेब के समय तक शिवाजी सेकंड थे। इनको भी हमने देख लिया कि ताराबाई के जो अवयस्क पुत्र थे शिवाजी सेकंड, तो शिवाजी सेकंड 1700 से 1708 ईस्वी तक के रहे। इसके बाद देखें तो साहू जी आते हैं। साहू जी देखें तो इनका कार्यकाल जो 1708 से 1749 तक साहू जी का समय रहता है। साहू जी को देखें तो यह संभाजी के पुत्र था साहू जी, जो कैद में था औरंगजेब को, और विवाद उत्पन्न करने के लिए इसको छोड़ दिया गया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। शाहू यानी यही शाहू इसका प्रथम पेशवा जो बने थे, यानी शाहू के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ बने थे 1713 से 1720 ईस्वी तक। इसके बाद हमने पेशवाओं को देख लिया था क्रमशः जो बने थे। इसके बाद ये देखना चाहें तो अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत देखें तो सूरत की संधि 1775 में होती है, पुरंदर की संधि 1776 में होती है, बड़गांव की संधि 1779 में होती है, सालाबाई की संधि 1782 में होती है, बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 में होती है। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों को हमने देखा। इसके अलावा देखना चाहें तो महाराष्ट्र के प्रमुख संतों को देखें तो महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में देखें तो सबसे पहले आते हैं ज्ञानदेव जी या ज्ञानेश्वर आते हैं। इनका समय देखें तो 1275 से 1296 ईस्वी तक होता है। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक ये माने जाते हैं। दूसरे स्थान पर नामदेव जी आते हैं 1270 से 1350 ईस्वी तक, ये बरकरी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। इसके बाद एक नाथ जी आते हैं, इनका समय 1533 से 1599 ईस्वी तक होता है। इसके बाद तुकाराम आते हैं, इनका समय 1598 से 1650 ईस्वी तक होता है। इसके बाद रामदास आते हैं, इनका समय देखें तो 1608 से 1681 ईस्वी तक आते हैं। तो महाराष्ट्र के प्रमुख संत को हमने समझने का प्रयास किया। थोड़ी सी जानकारी चौथ और सरदेशमुखी के बारे में भी विस्तार से देख लें तो चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। चौथ क्या था? किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा जाता था चौथ। और जबकि सरदेशमुखी इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 में लूटा था।